वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट लिया गया है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4। आज मांग की कीमत लोच ये हमारे टॉपिक का नाम है और इस वीडियो नंबर 33 से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। आपको अपनी बुक में पेज नंबर 29 ओपन करना है तो आपको ये चैप्टर नंबर 4 मिल जाएगा। इस चैप्टर नंबर 4 में आपको जो टॉपिक है पढ़ने वो टॉपिक यहाँ पॉइंट वाइज लिखें। पहला टॉपिक है मांग की कीमत लोच की अवधारणा, ये आप पढ़ेंगे। फिर मांग की कीमत लोच की माप, यानी मापते कैसे हैं कीमत लोच को। दो तरीक़ों से नापते हैं, प्रतिशत विधि से और ज्यामिति विधि से। फिर मांग की कीमत लोच और कुल व्यय में संबंध क्या होता है। और फिर लास्ट टॉपिक होगा मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 29 से चैप्टर स्टार्ट है। तो पहला हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कीमत लोच को कहते हैं, क्योंकि जैसे इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक लोचशील होता है, तो वही से ही हम हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच इसके बारे में, या मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो ये क्या होती है ये आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है। कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रियाशीलता मांग की कीमत लोच कहलाती है और ये ऋणात्मक होती है, यानी मांग की कीमत लोच आपकी नेगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि वस्तु की जो कीमत है और जो वस्तु की मांग होती है उसमें नेगेटिव संबंध पाया जाता है। और इसका हम जब पुराना चैप्टर पढ़ रहे थे मांग वक्र वाला, तो उसमें ये सब डिटेल में बताया गया था। अब अगर हम उसको और थोड़ा सरल शब्दों में समझना चाहें तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसकी जो माप होगी, उसको जो मापेंगे उसे हम कहते हैं मांग की कीमत लोच। फिर से सुन लीजिए, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की जो माप होती है उसे हम कीमत लोच या मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसको आप देखिए इस सूत्र के रूप में, यह भी पेज नंबर 29 पे सूत्र आपको मिलेगा। ये रहा सूत्र, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये जो है यही माप मांग की कीमत लोच कहलाती है, ये सूत्र के रूप में। अथवा लिखा हुआ है, आगे समझाया है, वो आप थोड़ा टिपिकल हो सकता है, तो हम सीधे यही समझेंगे, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इस सूत्र को पेज नंबर 29 पे आप देखेंगे तो ये सूत्र आपको मिल जाएगा। उसी के नीचे थोड़ा सा आपको बताया, ये देखिए स्लाइड में, इसमें मांग की लोच बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी, पॉइंट लगा है, पॉइंट का मतलब गुणा से, मल्टीप्लाई से, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये जो निकल के आया है ये वहीं से ही आया जो अभी सूत्र आपने पहले पढ़ा था उसका रूप है। यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो Q है वो मांग की प्रारंभिक मात्रा है, Q1 भी कह सकते हो। P है प्रारंभिक कीमत है, प्राइस है। डेल्टा Q है मांग की मात्रा में परिवर्तन है और डेल्टा P है कीमत में परिवर्तन है। तो अब ये सूत्र भी आपको उस सूत्र का संक्षिप्त रूप या वो सूत्र कैसे बना है उसको यहाँ डिटेल करके बताया कि अगर हम ये सब काम करेंगे, परिवर्तन करेंगे बटे क्या कहते हैं, कीमत का परिवर्तन करेंगे और फिर गुणा करेंगे कीमत और मात्रा का, तो हमारा जो मुख्य सूत्र था मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, उससे ये निकल के आएगा। तो अब एक बार सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। फिर से देख लीजिए, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कैसे होगा? तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन
मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो कैसे हल होता है। तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में, मांग की मात्रा में परिवर्तन यानी मांग की मात्रा में चेंजमेंट बटे मांग की प्रारंभिक मात्रा, मतलब कि मांग की क्या प्रारंभिक मात्रा रही है। या और भी लिखा है, और क्या लिखा है, डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है, तो भाई जो परिवर्तन होगा ना मांग की मात्रा का, Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 करके, जो भी मांग, वैसे मांग मान लीजिए अभी 20 है और पिछली मांग है 5, तो परिवर्तन कितना हो गया, 20 माइनस 5 15 का, तो वो वाला परिवर्तन मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे मांग की प्रारंभिक मात्रा। तो मान लीजिए अभी मांग 20 है, पुरानी मांग थी 5, तो नीचे क्या होगा 5, तो ये हमारा निकल के आएगा मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है, मांग की मात्रा में परिवर्तन, और Q1 क्या है या Q क्या है, मांग की जो प्रारंभिक है स्थिति है या प्रारंभिक मात्रा है वो। तो जो कीमत लोच का हमारा फॉर्मेट, जो सूत्र था ना, क्या था कीमत लोच का सूत्र, फिर से सुन लीजिए, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे मांग की कीमत में परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन। तो मांग की मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो हमने समझ लिया कैसे निकलता है। मांग की मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, क्यू में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है वो हमने समझ लिया। अब ये है नई स्लाइड, इसको गौर से देखिए। यहाँ लिखा है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी अब जो नीचे वाला हिस्सा है सूत्र का, जो बटे का नीचे वाला हिस्सा है ना, जो सूत्र का, मेन सूत्र का, पेज नंबर 29 का, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन यहाँ स्लाइड में देखिए मैंने लिखा है बराबर कीमत में परिवर्तन यानी प्राइस में चेंजमेंट बटे प्रारंभिक कीमत, कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत, या डेल्टा पी बटे P1। अब डेल्टा पी क्या है, मान लीजिए इस वक्त की कीमत 30 रुपया है, ठीक है, और पुरानी कीमत मान लीजिए 15 रुपये, मतलब इस वक्त की कीमत 30 रुपये है और पुरानी कीमत है 15 रुपये। तो दोनों में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 30 माइनस 15 बराबर 15, तो यहाँ होगा डेल्टा पी 15। अब प्रारंभिक कीमत, तो पुरानी कीमत क्या थी, मान लीजिए 15, मतलब पुरानी कीमत थी मान लीजिए 15, तो यहाँ पे P1 क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रकार ये हमारा क्या निकला, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी सूत्र का नीचे वाला हिस्सा। मांग में अनुपातिक परिवर्तन हमने पिछले स्लाइड में समझ ला। तो अब डेल्टा पी क्या हो गया, कीमत में परिवर्तन, और P1 क्या हो गया, पुरानी कीमत या प्रारंभिक कीमत। तो ये हमने सूत्र के दोनों हिस्से पढ़ लिए, समझ लिए। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहता है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, नीचे वाला हिस्सा बटे में क्या कहता है, मांग की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो दोनों अनुपातिक परिवर्तन को हमने यहाँ पे समझ लिया। और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, ये आप पहले ही जानते हैं, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो अब क्या है, आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये सूत्र समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है कि वापस थोड़ा बैक करना है और जहाँ जो पॉइंट बताए गए हैं उसको अपनी कॉपी पे नोट करके समझने की कोशिश करनी है। तो अब क्या होगा, ये जो सूत्र हमारा बना कीमत लोच का वो हमने पढ़ लिया। अब इसी कीमत लोच के सूत्र के आधार पर हमें कुछ सवाल समझाने की कोशिश की गई है। आंकिक प्रश्नों के माध्यम से हमें वो सूत्र या मांग की कीमत लोच निकालना समझाया गया है। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 29 पे जाना होगा, वही जो ओपन किया हुआ है। उस पेज नंबर 29 पर आप जाएंगे और अपने राइट साइड में देखेंगे तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा दोनों सूत्रों को, मतलब सूत्र के ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन को नहीं इंक्लूड करता, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिया और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप पहले पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तो ये देखिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, जब कीमत 7 रुपये से बढ़ के 10 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई होती है। इकाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, इकाई मतलब यूनिट, मतलब जब कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, घटती है। कीमत 7 से 10 रुपये हो गई और मांग क्या हो गई, 6 से 4 हो गई। तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए, मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। आई बात समझ में। तो ये जो आपका सवाल है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो उत्तर में देखिए लिखा है हमने सूत्र, उत्तर में किताब में दिया है मांग की कीमत लोच का वही सूत्र जिसके हमने अभी डिटेल से चर्चा की। क्या है वो सूत्र, लिखा है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे मांग की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन
या कीमत में प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन, आप प्रतिशत भी लिख सकते हैं, मेन तो आप सीधे सीधे यही लिखिए कि मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। हो गया, वही सूत्र आ गया। अब अगर आपने ध्यान से ये वीडियो समझने की कोशिश की है तो पुरानी स्लाइड में ये जो सूत्र के ऊपर का हिस्सा यानी मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और सूत्र के नीचे का हिस्सा यानी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये दोनों ही मैंने डिटेल में बताए हैं। अब आपको ये देखिए, इन्होंने पहले मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को सॉल्व किया, फिर ये क्या करेंगे, मांग के कीमत के अनुपातिक परिवर्तन को सॉल्व करेंगे और आंसर दे देंगे। लेकिन देखिए ऐसा है कि अगर जिनको वो स्लाइड भी नहीं समझ में आई तो उसके लिए एक बार स्लाइड को और समझते हैं, इसी क्वेश्चन के आधार पे हम वो स्लाइड बनाते हैं। तो स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, ये तो हमारा दूसरा हिस्सा है। अब अपन आते हैं, आंसर लिखा है 0.077, ये आंसर है 0.077। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कीमत और मात्रा को हम उनका इंडिकेशन दे देते हैं, कीमत और मात्रा को उनके इंडिकेशन दे देते हैं। कीमत और मांग की मात्रा को हम उनका इंडिकेशन इस तरीके से देखते हैं। तो आप किताब अगर आपने ओपन की होगी तो ये स्लाइड बहुत इजी समझ में आएगी। देखिए कीमत प्रारंभिक 7 है और जो नई कीमत है यानी उसको हमने 10 लिखा है। P1 7 और P2 10, यानी प्रारंभिक 7 है और जो नई वाली है वो 10 है, बढ़ के 10 हो जाती है कीमत। वहाँ देखिए मांग को हमने इंडिकेट किया Q से, तो Q1 6 यानी पुरानी जो मांग है वो 6 और फिर जो नई मांग है यानी Q2 है वो घट के क्या हो जाती है 4। तो अब हमने इंडिकेट कर लिया कि नहीं कर लिया, P और Q से इंडिकेट कर लिया दोनों को, P1 P2 और Q1 Q से। अब क्या करेंगे, हम वो जो सूत्र लगाएंगे ना, सूत्र क्या है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन और मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो अब हम उस सूत्र के ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहता है कि मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो ऊपर वाले हिस्से में मांग के अनुपातिक परिवर्तन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, Q2 माइनस Q1 बटे Q1। इसका मतलब क्या है, Q2 यानी पुरानी वाली नई वाली जो है मांग माइनस Q1 यानी कि पुरानी वाली मांग बटे Q1 यानी कि प्रारंभिक मांग। तो डेल्टा Q बटे Q1 यानी पुरानी मांग, नई मांग कितनी है 4 माइनस पुरानी मांग कितनी है 6 और बटे 6 का मतलब प्रारंभिक जो मात्रा है। इसको हमने सॉल्व किया तो 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, और बटे 6 माइनस का इसलिए होगा क्योंकि अब 6 वाला बड़ा है माइनस का हिस्सा, तो माइनस 2 बटे 6, इसको हम 2 से भाग कर दें तो 1/3 माइनस का आ गया। हो गया, ये पोर्शन हमारा होगा मांग की मात्रा में परिवर्तन। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो Q2 माइनस Q1 बटे Q1 है ये कहाँ से आया, ये इसके लिए मैंने पहले, आप वापस बैक करिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि मांग के अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन होता है मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग, तो ये हमने वहाँ से निकाला है। ठीक है, तो इसको आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि जो नई मांग है उसमें से हमने पुरानी मांग को घटा दिया और प्रारंभिक मांग का भाग कर दिया, तो -2/6 या -1/3। अब हम आते हैं दूसरे वाले यानी सूत्र के दूसरे हिस्से पर। सूत्र का दूसरा हिस्सा क्या कहता है, सूत्र का दूसरा हिस्सा यानी नीचे वाला हिस्सा कहता है कि मांग की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन निकालो। तो हम मांग की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन निकालेंगे। इंडिकेटर तो दिया हुआ ही है, देख रहे हैं आप, P से प्राइस, P1 यानी पहले का प्राइस और P2 यानी अभी का प्राइस 7 और 10। तो अनुपातिक कीमत परिवर्तन देखिए, P2 माइनस P1 बटे P1। P2 माइनस P1 क्या है, यानी जो पुरानी कीमत है और जो नई कीमत है इन दोनों का चेंजमेंट क्या होगा, इन दोनों का चेंजमेंट होगा 10 माइनस 7, नया वाला 10 पुराना वाला 7 माइनस कर दिया, और बटे 7 क्यों लिखा है, क्योंकि प्रारंभिक कीमत हम इस सूत्र के लिए नीचे लिखते हैं प्रारंभिक कीमत, तभी तो हमें अनुपात पता पड़ेगा। नया का परिवर्तन बटे प्रारंभिक बराबर होगा 3/7, यानी कि डेल्टा P बटे P1 को हम लिखेंगे 3/7 में। अब अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप वापस बैक जाके देखिए, अनुपातिक कीमत परिवर्तन में हमने लिखा हुआ है जो नीचे वाला हिस्सा जो सूत्र का सॉल्व किया उसमें लिखा हुआ है कि कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत। तो कीमत में परिवर्तन कितना है, 10 में से 7 घटाया आया 3, और प्रारंभिक कीमत कितनी है P1 बराबर 7, तो 3/7 ये हमारा हो गया कीमत में अनुपातिक परिवर्तन या अनुपातिक कीमत परिवर्तन। अब हमने सूत्र के दोनों हिस्से पता हैं, पहला हिस्सा हमें मांग में अनुपातिक परिवर्तन पता है और दूसरा हिस्सा हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया अनुपातिक कीमत परिवर्तन। अब दोनों ही हिस्से हमें अगर पता हैं तो हम सूत्र की सहायता से कीमत लोच पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला वाला सूत्र का हिस्सा क्या था, -1/3, दूसरा वाला क्या है, कीमत वाला परिवर्तन 3/7। तो अब हम मान रखते हैं सूत्र में, तो देखिए कि हमने मान रख दिया। तो अब ये देखिए हमने यहाँ पे मान रखा,
बड़ा सूत्र वापस आ गया, मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यही तो था सूत्र। तो देखिए मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन यानी ऊपर वाला पोर्शन हमने क्या निकाला था, -1/3। तो देखिए नीचे हमने -1/3 लिखा है, बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन हमने क्या निकाला था, 3/7 निकाला था कि नहीं निकाला था। तो देखिए हमने नीचे 3/7 लिख दिया, यानी कि -1/3 बटे 3/7। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। अब क्या होगा, आपने मैथ में पढ़ा है कि हर नीचे में चला जाता है और अंश ऊपर आ जाता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, गणित का नियम है बेसिक। तो आपने देखिए भिन्न में 7 चला गया ऊपर, यानी अंश का अंश में गुणा कर दिया और हर का हर में गुणा कर दिया, हो गया कि नहीं हो गया। तो 7 गया ऊपर, 7 एकम 7 और 3 आया नीचे, 3 तिया 9। ठीक है, 3 3 3 और 7 1 7, तो -7/9 या -7/9 बराबर, अगर हम भाग करेंगे 9 का 7 में तो आएगा 0.77। 9 7 63, 9 7 63 ऐसे करते आता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -0.77। माइनस इसलिए क्योंकि जो हमारा कीमत में चेंजमेंट है वो इसलिए माइनस में आया। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमने जो निकाला है, सवाल जो सॉल्व किया है, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में हाथ में क्या आया, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे हाथ में आया मांग की लोच पता पड़ी। क्या लोच है, यानी कि जो आपका रेशियो में चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, मात्रा में कीमत के ऊपर नीचे होने के फलस्वरूप वो जो मात्रा में चेंजमेंट हो रहा है उसको बताती है लोच, या उसकी माप को हम लोच कहते हैं। मतलब कीमत में अगर प्रतिशत में परिवर्तन होता है या कीमत में अनुपातिक रूप से परिवर्तन होता है, तो जो उसके कारण मात्रा में जो अनुपातिक रूप से परिवर्तन होता है उसकी जो माप है उसको हम कहते हैं लोच। तो जो माप की जाती है वही लोच है। अभी अब तक आपने ये तो नियम पहले समझा हुआ है, पुराने पाठ में, पुराने लेसन में ये आपने समझा हुआ है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। ये तो बेसिक नियम आपने पहले पुराने वीडियो में और पुराने चैप्टर में समझ लिया। लेकिन उसको अगर हम नापेंगे ना, अगर उसको माप करेंगे तो माप के लिए ये सूत्र लगाएंगे। एक्चुअली माप को 2 विधियाँ होती है, तो हमने यहाँ पे ये सूत्र पढ़ा। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये है मांग की कीमत लोच या मांग की लोच आप कह सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, वो हमने निकालना सीखा। तो अब इस सूत्र से ध्यान रखिए, आपने एक डेल्टा वाला सूत्र निकाला था, वो देखिए डेल्टा सूत्र यहाँ से निकला, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसको हम सरल शब्दों में यहाँ पे ये लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी कुछ कहोगे आप कि जब ये इतना सिंपल था कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी कर लेते, इंटू पी बटे क्यू कर लेते, कितना सिंपल है। तो सब यही कहेंगे पहले यही क्यों नहीं बता दिया। अरे ये पहले बिल्कुल बताया हुआ ही है बुक में, कोई बड़ी बात नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है। लेकिन हमने ये इतना लॉन्ग प्रोसेस इसलिए समझा ताकि हमें पता पड़े कि ये सूत्र का सॉल्व कैसे हुआ, कैसे हमने ये सूत्र सॉल्व किया। ये पी और क्यू क्या है, इंटू पी और क्यू क्या है, ये वही है, अंश ऊपर जाके गुणा हो गया अंश में और नीचे वाला जो हर है वो नीचे हर में जाके गुणा हो गया, ये वही चीज़ है। तो आप इस सूत्र को भी याद रख लें अच्छे से, क्योंकि कीमत लोच जब पूछी जाएगी 1 नंबर के प्रश्न में, 2 नंबर के प्रश्न में, तो ये सूत्र में आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, डेल्टा क्यू मतलब कि मात्रा में परिवर्तन और डेल्टा पी मतलब कि कीमत में परिवर्तन। पी यानी कि प्रारंभिक कीमत और क्यू यानी कि प्रारंभिक मात्रा। तो ये हमने सवाल समझा। अब आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्वेश्चन हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिनको समझ में आ जाए तो वो पहला नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पहला नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हमने अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन समझा है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।